फाइल सिस्टम, जिसकी वजह से डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ये डीबीएमएस कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, उसके लिए अगर हम बात करें तो एक देयर वाज अ पर्सन and the name of that person was Dr. Cod. In 1970, he gave the concept of RDBMS. So there are some rules that distinguish whether databases are DBMS or RDBMS. So the relational model consists of like collection of objects or relations. So these are some technical terms we'll discuss and throughout this training program. But before this, going ahead of this RDBMS, first discuss about this DBMS. Once again, I welcome to all those who have just joined us. So यहाँ पे before start of this session, there are a couple of terms that I would like to make you familiar with. आज के बाद कभी भी हम DBMS word use करेंगे. So DBMS means it's a kind of a software, a program. DBMS एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेजमेंट सिस्टम देता है। एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर है जो हमारे बेस डेटा को, मीन्स ह्यूज डेटा को मैनेज करता है। तो डीबीएमएस बेसिकली 4 तरह का होता है। डीबीएमएस 4 तरह का होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ डीबीएमएस। There are 4 type of DBMS. Alright, तो सबसे पहले जो कैटेगरी है डीबीएमएस की, जो फर्स्ट टाइप ऑफ डीबीएमएस है, उसे हायरार्कियल बोलते हैं। हायरार्कियल डीबीएमएस क्या बोलते हैं? हायरार्कियल डीबीएमएस। मैं सिर्फ एच लिख रहा हूँ। एच स्टैंड्स फॉर हायरार्कियल डेटाबेस, डीबीएमएस। सेकंड में एन टाइप कर रहा हूँ, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहला हायरार्कियल, दूसरा है नेटवर्क बेस्ड, तीसरा है रिलेशनल डीबीएमएस, एंड चौथा है OR। OR में स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस। तो डीबीएमएस 4 तरह के डीबीएमएस है, हायरार्कियल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल। आई रिपीट, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हायरार्कियल, हायरार्कियल का मतलब होता है जैसे लाइक काइंड ऑफ ट्री, इसके नीचे इसके काइंड ऑफ समथिंग कि इसके नीचे ये 2 चाइल्ड रिकॉर्ड, फिर इसके नीचे और फर्दर चाइल्ड रिकॉर्ड, लाइक दैट। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को हायरार्कियल बोलते हैं। हायरार्कियल डीबीएमएस, हायरार्कियल स्ट्रक्चर, हायरार्कियल सिस्टम। सो मैंने कहा डीबीएमएस 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 हायरार्कियल, नंबर 2 नेटवर्क बेस्ड, नंबर 3 रिलेशनल डीबीएमएस, एंड नंबर 4 ऑब्जेक्ट रिलेशनल डीबीएमएस। तो इन चारों में से हमको इस पूरी ट्रेनिंग में जो सीखना है वो ये रिलेशनल डीबीएमएस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसके बारे में हम डेप्थ में वर्क करेंगे। सो relational type of DBMS is also known as RDBMS। तो मुझे बताइए, क्या बोल सकते हैं क्या कि RDBMS भी तो बाकी जो 3 तरह थे उसी टाइप का ये एक, उनमें से एक, इन 4 में से उनमें से एक वन ऑफ द DBMS ही है। तो RDBMS एक
डीबीएमएस ही है। और डीबीएमएस क्या है? एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर जो यूज किया जाता है डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए। और मैनेजमेंट वर्ड का मतलब, जैसे मैनेजमेंट वर्ड आया, इसका मतलब केवल एक काम नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब केवल ये नहीं कि डेटा स्टोर करना, बस यही काम नहीं है डेटा स्टोर करना, सिर्फ ये काम नहीं कि डेटा को निकालना। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजों की हेल्प से हम लोग करते हैं। तो हम लोग का पूरी ट्रेनिंग में, बिकॉज दिस ट्रेनिंग इज फॉर आरडीबीएमएस, तो हम लोग बेसिकली मेजर हम इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन ऑफ द टाइप ऑफ डीबीएमएस। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? एक डीबीएमएस टाइप का चीज। तो इसको आरडीबीएमएस क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज नोन एज आरडीबीएमएस एंड व्हाई इट इज नोन ऑन पेजेस होल्ड ऑन ट्वेयर। लेकिन अगर कहीं पे हम एसक्यूएल वर्ड यूज कर लें, अब ये समझिए, एसक्यूएल यूज कर लें, तो एसक्यूएल को बोलेंगे एक लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? एक मैं आपको थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम, थोड़ा सा हट के, इस कॉन्सेप्ट से हट के एक एग्जांपल दूंगा। थोड़ा सा वियर्ड सा एग्जांपल है, बट ये टॉपिक समझने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। सपोज करिए ये एक कंट्री है, ये कंट्री 1 है, पहली कंट्री है। ये एक दूसरी कंट्री है, C2 मैंने नाम रखा है। ये तीसरी कंट्री है, C3 है। मैंने कहा लैंग्वेज में एक एक इंग्लिश, मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे आप मुझे क्या बोलेंगे कि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है। तो आपने कहा अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपने इंग्लिश सीख ली तो आप क्या कर पाएंगे? अगर अगर आपने इंग्लिश सीख ली, जरा प्रैक्टिकली सोच के बताइए, अगर आपको आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, तो उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? सो द स्ट्रेट फॉरवर्ड योर आंसर विल बी कि वंस अपॉन, इफ वंस इफ यू आर यूज्ड टू विद इंग्लिश, तो आप अपनी बात किसी को कह पाएंगे, बता पाएंगे, आप अपनी बात किसी के सामने रख पाएंगे। यू कैन कम्युनिकेट विद समबडी एल्स। तो लैंग्वेज का तो ये मतलब होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम अपनी बात किसी से कहते हैं, वी कैन कम्युनिकेट विथ समबडी एल्स। लेकिन इंग्लिश के साथ खास बात है, इंग्लिश के साथ खास बात है, मैं कह रहा हूं अगर इंग्लिश सीख लिया तो वो लैंग्वेज इस कंट्री में भी काम आएगा, इस कंट्री में भी काम आएगा, इस कंट्री में भी काम आएगा। सीखना आपको सिर्फ इकलौता एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज सीखना होगा, और वो बहुत सारी कंट्रीज में काम आएगा। राइट, यस एग्जैक्टली सौरभ, या दैट्स करेक्ट। बट यहाँ पे मेरा जो कहने का जो मेरा भाव था, जो मैं कहने का पर्पस, इंटेंशन था कि इंग्लिश सीखने के बाद आप इनमें से किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आप वहां के लोगों से बात कर पाएंगे। आप यूरोपियन कंट्रीज में चले गए, यूएस कंट्री में चले गए, आप किसी भी कंट्री में चले गए, यू कैन स्पीक ओवर देयर। आप वहां पे बात कर पाएंगे। आप स्पेन चले गए, आप फ्रांस चले गए, आप जर्मनी चले गए, आप फिनलैंड चले गए, आप यूक्रेन चले गए, आप आप स्वीडन चले गए, रशिया चले जाइए, नॉर्वे चले जाइए, यूके चले जाइए। आपको लैंग्वेज बस एक सीखनी है, लेकिन आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो बस अब ये थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी से हट के एग्जांपल दिया था, लेकिन आप थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझिए। जिस तरह से इंग्लिश है वैसे ही एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है। और जैसे मैंने बोला सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज सीख लो, सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज सीख लो। आज मैं फिर से वही कह रहा हूँ, सिर्फ एक एसक्यूएल सीख लो, सिर्फ एक एसक्यूएल आप सीख लीजिए। just only one SQL you have to, and इनमें से कोई भी डेटाबेस प्रोडक्ट,
like these all are the database product and you can work on any one of these database product. Just please give me है डेटाबेस वाले डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं. तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये हमारा माई एसक्यूएल, ये हमारा ओरेकल, ये हमारा साइबेस, ऐसे एक और ले लिया DB2. ये हमारा अगला कंट्री. तो मैंने कहा आपको सिर्फ एक लैंग्वेज, बस एक लैंग्वेज सीखना है, एसक्यूएल. अगर ये सीख गए तो आप माई एसक्यूएल पे भी काम कर पाएंगे, ओरेकल पे भी काम कर पाएंगे, साइबेस पे भी काम कर पाएंगे, DB2 पे भी काम कर पाएंगे. इस तरह का और कोई भी प्रोडक्ट डीबीएमएस प्रोडक्ट होगा, यू कैन वर्क इजीली. तो मैंने कहा आपको सिर्फ एक ही इंग्लिश ही तो सीखनी है, आप इनमें से किसी भी कंट्री में आप ट्रेवल करके आइए, आप इजीली वहां पे कम्युनिकेट कर पाएंगे. ऐसे ही आपको इकलौती एक चीज सीखनी है, एसक्यूएल. एसक्यूएल तो माइंड में एक चीज पहले तो बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि एसक्यूएल एक कॉमन लैंग्वेज है. अब इसे हम कॉमन लैंग्वेज ना बोल के एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, जिसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है. मतलब इस लैंग्वेज का एक फिक्स स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा इंग्लिश का एक फिक्स ग्रामर है ना, एक ग्रामर होता है ना, हिंदी का एक अलग ग्रामर होता है, तमिल का डिफरेंट ग्रामर होता है, फ्रेंच का डिफरेंट ग्रामर होता है. ऐसे इस लैंग्वेज का एक फिक्स स्ट्रक्चर है, एक इसका ग्रामर, एक स्ट्रक्चर पहले से फिक्स्ड है. तो आपको वो स्ट्रक्चर एक बार सीखना है, इसीलिए इसका नाम एसक्यूएल रखा गया है. लेकिन जो ऑफिशियली इसको बोला जाता है, ये बोला जाता है इसको कि आप इसको एसक्यूएल मत प्रोनाउंशिएट करिए, डोंट अवॉइड प्रोनाउंशिएटिंग एसक्यूएल. इसको सीक्वल बोलिए, सीक्वल. सीक्वल, ये एसक्यूएल नहीं, आप कैसे बोलेंगे, सीक्वल, ABCD वाला सी, सीक्वल बोलेंगे, एसक्यूएल ना प्रोनाउंशिएट करके सीक्वल बोलेंगे. तो अगर किसी किसी सेमिनार में, किसी प्रेजेंटेशन में कोई इफ यू कम टू नो अबाउट द टर्म सीक्वल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो एसक्यूएल का ही वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. हम लोग इंडिया में से एसक्यूएल बोलते हैं, बट इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो कहते हैं कि आप इसे सीक्वल बोलिए, राइट. आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट इसका दैट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा एक्चुअली क्या होता है, जो इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट है, रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट. ऐसा नहीं कि लाइक अगर कोई एक अमेरिकन पर्सन है वो इंग्लिश बोलेगा तो वो उसके बोलने का एक्सेंट अलग होगा. सेम इंग्लिश अगर कोई यूरोपियन कंट्रीज का कोई पर्सन है वो बोलेगा तो उसका एक्सेंट अलग होता है. लेकिन आई थिंक ये बोला जाता है कि शायद सबसे अच्छा जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश होता है वो इंडिया का ही होता है. एंड अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एसक्यूएल सर्वर क्या है, व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर. तो एक आपको ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक के बाद आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी. एसक्यूएल के अलावा इसमें कुछ भी लग जाए, एसक्यूएल के अलावा कुछ भी लग जाए तो वो लैंग्वेज नहीं है. एसक्यूएल में सर्वर वर्ड लग गया तो इसका मतलब लैंग्वेज नहीं है, और लैंग्वेज नहीं है तो वो क्या है, वो भी एक प्रोडक्ट है. दैट इज अ प्रोडक्ट. ओके सिमरन, but Simran, please give me confirmation now. Now your problem has been resolved. सारे किसी भी RDBMS प्रोडक्ट से इंटरेक्ट करने के लिए, तो जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल, साइबेस, DB2, ये सारे प्रोडक्ट हैं, वैसे ही एसक्यूएल सर्वर भी एक और दूसरा प्रोडक्ट है. ये प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट वालों का है. लाइक तो एसक्यूएल सर्वर भी एक डेटाबेस ही है, वो भी RDBMS प्रोडक्ट है.
राइट। तो जैसे C1 C2 C3 C4 है, वैसे C5 है। तो अगर एसक्यूएल के आगे, एसक्यूएल के पीछे कुछ भी एक्स्ट्रा लग गया, तो आंख बंद करके तुरंत ये बोल देना है कि ये लैंग्वेज तो नहीं है। वो लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं है तो क्या है? वो कोई प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट कई तरह के होते हैं। वो प्रोडक्ट एक आरडीबीएमएस प्रोडक्ट हो सकता है, या आरडीबीएमएस प्रोडक्ट का क्लाइंट हो सकता है। एक मैंने नया वर्ड यूज किया, क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या होता है? एक ऐसी चीज होती है जो सर्वर से कनेक्शन करने में हेल्प करता है। आई रिपीट, डीबीएमएस क्लाइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये मैंने लिखा है कि एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, एलएनजी लैंग्वेज है, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज। तो C3 में लिखा है साइबेस, और C4 है DB2। तो जो एसक्यूएल सर्वर है ये तो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। माई एसक्यूएल और ऑरेकल, ये दोनों ऑरेकल का ही है प्रोडक्ट। माई एसक्यूएल को भी ऑरेकल ने टेक ओवर कर रखा है, ये दोनों ऑरेकल का है। साइबेस, ये साइबेस वाली कंपनी उन्हीं का है। और DB2 ये IBM का है। DB2 इज फ्रॉम IBM। ऑलराइट, DB2 इज फ्रॉम IBM। श्योर श्योर श्योर, ऑलराइट, ओके, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। सो यस, C1 में MySQL लिखा है मैंने, C2 में Oracle लिखा है, C3 में Sybase रखा है, C4 में DB2 रखा है, और ये इसको C5 बना लीजिए। C5 का मतलब, अब ये C1 C2 तो मैंने कंट्री लिखा था, बट यहाँ पे कंट्री का मतलब एक प्रोडक्ट है। तो मैं कह रहा हूँ जो C1 और C2, MySQL और Oracle, बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम विच कंपनी? Oracle इनकॉर्पोरेशन। लेकिन DB2 किसका है? IBM का। DB2 is from IBM. All right, Prasim. Okay. Yes, IBM, exactly, others, right. So इसका मतलब है, इफ यू हैव टू लर्न एसक्यूएल, तो मुझे बताइए क्या कंपलसरी है क्या कि मेरे को साइबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है? इफ आई हैव टू लर्न एसक्यूएल, क्या ये कंपलसरी है क्या कि DB2 ही इंस्टॉल करना है, या ऑरेकल इंस्टॉल करना है, या माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना है? मैं तो कह रहा हूँ इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो कोई जरूरी है क्या कि आपको आपको यूरोप में जाना पड़ेगा तभी आप इंग्लिश सीखेंगे? इंग्लिश सीखने तो कोई जरूरी है क्या US जाना पड़ेगा तभी सीखेंगे? कहीं पे भी चले जाइए, कहीं पे चले जाइए, यू कैन लर्न दैट थिंग। ऑलराइट। तो ये एसक्यूएल इसीलिए इसका नाम रखा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक ऐसी स्टैंडर्डाइज क्वेरी लैंग्वेज जिसका स्ट्रक्चर पहले से फिक्स है। एंड अगर ये लैंग्वेज है, इफ इट इज योर लैंग्वेज, ओके। सो आदर्श ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, दैट्स फैंटास्टिक, कि इसमें से कौन सा यूज करना चाहिए। तो आदर्श, मैं जस्ट अभी आपके इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। जस्ट जस्ट गिव मी फ्यू मोर मिनट्स, लेट मी एक्सप्लेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि हमने बात बोली कि जो हमारा एसक्यूएल है ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। और जैसे वर्ड है लैंग्वेज, तो मुझे बताइए ये लैंग्वेज वर्ड आप और कहाँ सुन चुके हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इजंट इट? आई थिंक प्रोग्रामिंग, हैव यू हर्ड दैट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ड तो वहां पे भी सुना है ना आपने? यस यस यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे C++, जावा, वो सारी लैंग्वेजेस हैं, एसक्यूएल भी तो एक लैंग्वेज ही है। एसक्यूएल भी तो एक लैंग्वेज ही है। सो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, उसके बाद आई थी असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद आई थी सी।
C++, जावा, पाइथन एंड सो ऑन, बहुत सारे। तो इस मशीन लैंग्वेज को, जिसमें हम कोडिंग 0101 यूज करके बाइनरी फॉर्मेट में कोडिंग करते थे, इस लैंग्वेज को बोला गया फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज। क्या बोला गया? फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन किस लिए बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहली यही वाली लैंग्वेज थी जिसमें हम कोड कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि मशीन उसे डायरेक्टली समझ पाए। तो मशीन तो 0101 ही तो समझता है, वोल्टेज ऑन वोल्टेज ऑफ, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, वही तो समझता है। तो सबसे पहली लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज, वो चार्ल्स बेबेज के जमाने की लैंग्वेज थी। उसके बाद लेकिन वो पावरफुल लैंग्वेज तो थी, बट उस को सीखना और कोडिंग करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ह्यूमन को वो 0101 के कोड मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल था। तो उसको आसान बनाने के लिए दूसरी लैंग्वेज दी गई, असेंबली लैंग्वेज। आई होप आपने नाम तो सुना ही होगा। तो असेंबली लैंग्वेज को बोला गया है दिस इज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। दैट इज द सेकंड जनरेशन। मैंने क्या लिखा? सेकंड जनरेशन। उसके बाद सी, C++, जावा, पाइथन, डॉट नेट, इन सबको बोला गया थर्ड जनरेशन। तो मैं आपसे पूछूं, पाइथन किस में आता है? आप मुझे बताइए, पाइथन को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में? फैंटास्टिक। मैंने यहाँ नहीं लिखा था, फिर भी आपने बता दिया कि मशीन लर्निंग और असेंबली लैंग्वेज को छोड़ के सारी लैंग्वेजेस थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में है। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की एक खास बात थी, थर्ड जनरेशन खास बात थी कि इसमें हमें क्या करना है और कैसे करना है दोनों प्रोग्रामर को बताना पड़ता था। आई रिपीट, फिर से समझिए, इन थर्ड जनरेशन की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा, डॉट नेट, PHP, पाइथन, सब में क्या करना है और कैसे करना है दोनों हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को, डेवलपर को दोनों बताना पड़ता था। मैंने कहा एवरेज कैलकुलेट करना होता था, हमें उसकी कोडिंग लिखनी पड़ती थी, लूप लगा करके पहले सम कैलकुलेट करते थे, सम निकलता था तो काउंट करते थे कि कितने एलिमेंट हैं, फिर सम को डिवाइड करते थे काउंट से, तो उसको काउंट करके डिवाइड करके फिर एवरेज निकालते थे। तो आई थिंक आप सबने क्या करते हैं, भी बनाते हैं और अंदर कोडिंग भी लिखते हैं, दोनों काम करते हैं हम लोग। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्या था, क्या करना है ये बताने के साथ साथ कैसे करना है उसका लॉजिक भी प्रोग्रामर को ही देना पड़ता था। लेकिन उसके बाद आया SQL, HTML एंड XML। आई रिपीट, SQL, HTML, XML। आई थिंक एसक्यूएल तो आपने मेरे से सुना होगा, बट HTML और XML का नाम तो सुना तो हुई होगा डेफिनेटली। इनको इनको बोलते हैं, दे आर नोन एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या होता है, सिर्फ हमें ये बताना होता है कि करना क्या है। Programmer need to only mention what we want to do. We don't need to mention the process to accomplish the task. I repeat, फोर्थ जनरेशन में हमें ये बताना होता है कि हमें करना क्या है, हमें ये नहीं बताना होता कि करना कैसे है। We have to only tell what to do. हमें क्या चाहिए, what we need. मैंने कहा मुझे एवरेज चाहिए, that's it, बस इतना। अब एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो मुझे बताइए ज्यादा आसान कौन होगा, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? विच वन इज गोइंग टू बी मच मोर इजियर फ्रॉम प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू?
जरा खुद से प्रैक्टिकली सोच के जरा सब बच्चे ऑल शुड, हर नई जनरेशन इज मोर पावरफुल, मोर फीचर रिच। तो एसक्यूएल जो है वो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। तो हमें सिर्फ इसमें बताना है कि हमें करना क्या है, ये नहीं बताना कैसे करना है। एंड फोर्थ जनरेशन की ज्यादातर लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होते। आई रिपीट, एक बार फिर से समझिए, फिर से लिसन टू मी वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। फोर्थ जनरेशन की, अच्छा मैंने मैंने ऑल नहीं बोला, बहुत ध्यान से नोटिस करेगा। आई नेवर सेड ऑल, आई नेवर सेड ऑल, मैंने सबके लिए नहीं बोला। मैंने क्या बोला, वर्ड ऐसे, ज्यादातर फोर्थ जनरेशन की ज्यादातर लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव नहीं होते। इस बात का मतलब क्या होता है कि केस सेंसिटिव नहीं होते, कि कोडिंग जो हम करेंगे वो कोडिंग आप चाहे तो लोअर केस में टाइप करिए चाहे अपर केस में टाइप करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों ही करेक्ट एज्यूम किए जाएंगे। यस यस यस। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने एचटीएमएल पढ़ा हो, एचटीएमएल हो सकता है कुछ ना भी पढ़ा हो, कोई बात नहीं, मैं उस पे एचटीएमएल एक्सएमएल पे अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो एसक्यूएल फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, तो एक चीज माइंड में रख लीजिए, चाहे लोअर केस में कोडिंग करें चाहे कैपिटल केस में कोडिंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके, वेल डन नीलू। सो नीलू, आप सेवेंथ सेमेस्टर में, आर इन सेवेंथ सेमेस्टर? दैट्स फैंटास्टिक। फिफ्थ आंसर। अच्छा फिफ्थ में, ओके वंडरफुल, वेरी गुड। सो आपने एचटीएमएल एंड एक्सएमएल आपके सब्जेक्ट में था, वाज इट द पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट या आपने खुद से सीखा है? सर खुद से सीखे। ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड। ओह वंडरफुल, इट मीन्स मेरे पास तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं, तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? सो आई थिंक मेरे को तो बहुत सारे लोग, आई गेट सो मेनी पीपल, सो मेनी प्रोफेशनल हु कैन हेल्प मी आउट इन माय सम प्रोजेक्ट एज वेल। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ओके वंडरफुल। सो oh, thank you so much, thank you so much Chetan, thank you so much. So I think everybody is convinced कि एसक्यूएल में केस सेंसिटिव वाले इशू नहीं है। मींस मैं आपको थोड़ा सा सैंपल एग्जांपल बताऊं, आई थिंक सी तो सबने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में कर ही रखा होगा। आप सबको पता है कि सी में जब हम लिखते थे इंट ए, तो अगर इंट ए लोअर केस में लिखना है तो अब हर जगह आपको ए लोअर में ही करना होगा, आप कैपिटल लेटर नहीं कर सकते, वो एरर आ जाएगा, एरर हो जाएगा। बट एसक्यूएल में जो दिल करे, जैसा दिल करे वैसा करिए, एरर नहीं होगा, एरर नहीं होगा। ओके, तो एक क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। उस बच्चे ने पूछा था कि जो मैंने इतने सारे एग्जांपल्स बताए हैं, हम कौन सा चूज करें कि विच डेटाबेस वी हैव टू चूज। आई थिंक तस्नीम हैज तस्नीम या आप में से, आई थिंक somebody has asked आदर्श, आई थिंक यस, आदर्श ने पूछा था। यस यस यस, वैम पे भी कर सकते हैं, वैम जैम्प लैम्प, अभी अभी बताते हैं इस पे क्या होता है। तो पहले मुझे बताइए एक चीज के लिए कि आई थिंक ऑल ऑफ आर कन्विंस कि एसक्यूएल सीखने के लिए हमारे लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एसक्यूएल।
मीन्स इंग्लिश सीखने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपको यूएस जाना है या यूरोप जाना है। ये इंग्लिश सीखने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंग्लिश आप इंडिया में भी सीख सकते हैं, वो कहीं पे भी सीख सकते हैं। लेकिन आदर्श का क्वेश्चन कुछ अलग था। आदर्श ने पूछा कि सर वो तो ठीक है, लेकिन जो ये प्रोडक्ट है इनमें से हम कौन सा चूज करें। इजंट इट? आई थिंक आदर्श आपका यही क्वेश्चन था। okay. तो सबसे पहली चीज तो मैंने कहा कि जितने भी डेटाबेस प्रोडक्ट हैं, राइट, तो मुझे बताइए पेटीएम यूज करना चाहिए अगर आपको अपना मोबाइल रिचार्ज करना है, या फ्री चार्ज यूज करना चाहिए? मतलब ये कोई एक ऐप वन है, मैं इसको A1 लिख रहा हूँ, ऐप वन या ऐप टू, कौन सा यूज करना चाहिए? एक्चुअली काम तो हमारा ऐप वन से भी हो जाएगा, ऐप टू से भी होगा, बट डिफरेंस क्या है कि ऐप वन ये किसी एक अलग कंपनी का है, ये किसी दूसरी कंपनी का है। तो पहला तो डिफरेंस है वेंडर का। मिस ये यूज करेंगे तो इस वेंडर का प्रोडक्ट होगा, ये करेंगे तो किसी दूसरे वेंडर का प्रोडक्ट होगा। पहला तो ये डिफरेंस है, राइट। दूसरा, अच्छा एग्जैक्टली सेम वे में मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि आपको मेल जो भेजनी है वो जीमेल से भेजनी है या याहू से भेजनी है, कि किससे भेजनी चाहिए आपको? तो मेल तो दोनों से ही चली जाएगी। तो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग वेंडर के अलग अलग फीचर्सली, जिस कंपनी के प्रोडक्ट में आपको प्राइसिंग, ऑफर, ग्राफिक, यूआई, फैसिलिटी, सर्विस आपको अच्छी लगेंगी वाली यूज करेंगे। ये तो बात हो गई कि जब दो अलग अलग वेंडर्स के प्रोडक्ट है। लेकिन जो माई एसक्यूएल है इसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं है। माई एसक्यूएल और मैंने कहा ओरेकल, माई एसक्यूएल और ओरेकल, ये तो दोनों ही ओरेकल के हैं। तो फिर इनमें से क्या फर्क, तो फिर इनमें से क्या चूज करें? तो क्या मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग वेंडर्स की जो प्रोडक्ट हैं उनमें तो चलो आप समझ रहे हैं कि आ, सब लोगों ने अपनी अपनी कंपनी बनाई है, वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो तो चलो समझ आ रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि A1 A2 में तो चलो हम डिसाइड करेंगे उसका इंटरफेस, फैसिलिटीज, सर्विसेज से, जैसे फ्री चार्ज या पेटीएम में से किसको यूज करना है। वो अलग अलग कंपनीज हैं, जिसका अच्छा लगेगा, सर्विस अच्छा लगेगा, ऑफर अच्छा लगेगा, जिसमें डिस्काउंट अच्छा मिलेगा, वो मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, वो डिसाइड होता है। चलो वो तो समझ आ रहा है। मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है कि माइस्क्ल और ओरेकल ये तो दोनों एक ही कंपनी से है, तो इनमें से कौन सा यूज करें? तो मैं आपको पहले इनके बारे में कुछ बता रहा हूं और फिर उसको, मेरी बात को सुनने के बाद फिर आप डिसाइड करिएगा। नंबर वन, माई एसक्यूएल फ्री है, फ्री है, ये पेड है? सीधे बोले तो पैसे लगेंगे ओरेकल के। नंबर टू, माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर बहुत छोटा सा है, स्मॉल सॉफ्टवेयर, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ओरेकल का सॉफ्टवेयर ही, केवल सेटअप इंस्टॉलर ही बहुत लार्ज है। नंबर थ्री, ये छोटा डेटा हैंडल कर सकता है, इट कैन हैंडल स्मॉल डेटा, इट कैन हैंडल स्मॉल डेटा, इट कैन हैंडल लार्ज इनफाइनाइट डेटा। इसमें फीचर्स कुछ कम होते हैं, लाइक ग्रिड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब ये टर्म थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए भी हो सकता है अननोन, बट अभी अभी मोटे तौर पे एक जनरल टर्म में ये समझिए कि माइस्क्ल में फीचर्स कम है एज कंपेयर टू ओरेकल, या मैं बोला ओरेकल में फीचर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू माइस्क्ल। किस काम के लिए? बहुत हैवी ट्रैफिक को ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए।
बहुत हैवी। जैसे मैंने कहा फेसबुक का पास जो डेटा है पर सेकंड बहुत डेटा कलेक्ट हो रहा है, इतना फास्ट डेटा जनरेट हो रहा है। ट्विटर पे बहुत ज्यादा डेटा, अचानक ट्रैफिक आ रहा है, तो इतने लार्ज डेटा को हैंडल करना होगा, तो वो ऑरेकल कर सकता है। लेकिन मैंने कहा पैसे लगेंगे, मैंने कहा पैसे लगेंगे। और कोई कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसके पास अभी बजट ही ज्यादा नहीं है, उसके पास कस्टमर्स भी कम है, उसका ट्रैफिक भी कम है, उससे थोड़े स्मॉल स्केल या मिड स्केल की कोई सेगमेंट की इंडस्ट्री है उनके पास, लाइक सपोज करो कोई कोई एक कोई शॉप ओनर है, शॉप ओनर के पास अपने एरिया से जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, कोई बेकरी की शॉप है उसके पास से जितने ऑर्डर आते हैं। अब मुझे पता है कोई बेकरी की शॉप है, उसका उसका ऑनलाइन पोर्टल है, राइट। लाइक मैंने कहा एग्जाम्पल, कोई ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो क्या बेकरी वाला अपने एरिया में 5 किलोमीटर के अंदर डिलीवरी दे देगा, होम डिलीवरी, या 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर में डिलीवरी दे देगा, होम डिलीवरी। तो वहां पे क्या है कि उसके लिए नीड ही, उसके लिए डिमांड ही, उसके लिए जरूरत ही बहुत ज्यादा नहीं है, उसके उसके लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं, उसके पास उतना डेटा आएगा ही नहीं। तो जब उसके पास उतना डेटा आएगा ही नहीं, राइट, तो उसके उसके मतलब का ही नहीं है ना। तो अब मुझे बताइए कि कैसे हम डिसाइड करें कि हमें माई एसक्यूएल यूज करना है या ओरेकल। अब नाउ इट्स अप टू यू, अब ये आपका पार्ट है। यस, आई थिंक नीलू ने और सक्षम ने बिल्कुल परफेक्ट टर्मिनोलॉजी लिखी है, बिल्कुल परफेक्ट वर्ड लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट वर्ड लिखा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसकी नीड कम है, जिसकी नीड कम है, उसके लिए माई एसक्यूएल भी मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, राइट। लेकिन जहां पे ट्रैफिक बहुत हैवी है, जिसका पर आवर टीबीज में डेटा कलेक्ट हो रहा है, पर घंटे पर आवर टीबीज में या पेटाबाइट्स में डेटा कलेक्ट हो रहा है, इतना हैवी डेटा कलेक्ट हो रहा है जिनका, तो वो आपका माई एसक्यूएल हैंडल ही नहीं कर पाएगा उस डेटा को। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, वीडियो आ रहा है, ऑडियो हो रहा है, ये डेटा आपका माई एसक्यूएल हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन ओरेकल ऑडियो, वीडियो, फाइल, इमेजेस, कुछ भी हो, हर तरह का डेटा, इवन HTML, XML, सब कुछ, इमेज, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ स्टोर कर सकता है, राइट। तो ये दोनों ही है। तो ये इसका मतलब है कि ये डिसाइड कैसे करेंगे, ये हम पहले से कोई फिक्स नहीं कर सकते कि नहीं सबको ओरेकल ही हम हर जगह यूज करवाएंगे, नहीं सबको माइस्क्ल ही नहीं कराएंगे। ये तो डिपेंडिंग अपॉन नीड डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इस ट्रेनिंग में मोर फोकस ओरेकल पे करेंगे, हम लोग ज्यादा फोकस ओरेकल पे करेंगे। हमारे इनफैक्ट 99% अगर हमारा प्रैक्टिकल है तो उसमें से मैं कहूँगा कि 94 या 94% हम लोग ओरेकल पे प्रैक्टिकल करेंगे, माई पे कम करेंगे। तो अब ये ओरेकल पेड है, लेकिन लेकिन ओरेकल वालों ने कहा कि अगर ये पूरी तरह से पेड कर देंगे, अगर इसको पेड कर देंगे, तो एक बार बताइए, कंपनीज जिन बच्चों को रिक्रूट करेगी, अगर कोई फुल्ली पेड कर दिया तो कोई इसे खरीदेगा नहीं। जो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है वो तो परचेज तो करेंगे नहीं, और अगर वो परचेज करेंगे नहीं तो इस प्रोडक्ट को समझेंगे कैसे, और वो समझेंगे नहीं तो इंडस्ट्री में वही लोग तो जो जो इस समय स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं वही तो सीख के इंडस्ट्री में जाते हैं, वही तो काम करते हैं। तो मुझे बताइए, अगर उन्होंने फुल्ली पेड कर दिया, फुल्ली पेड कर दिया अगर उन्होंने, तो अगर अगर किसी ने उसको परचेज ही नहीं किया तो किसी को पता ही नहीं है। अब सपोज करिए आपने माई स्कूल पे काम कर लिया, ओरेकल पे काम ही नहीं किया, तो जब आप जिस कंपनी में जाएंगे तो आप उस कंपनी को क्या बोलेंगे? आपसे पूछा है कौन सा डेटाबेस आपको चाहिए,
तो आप क्या बोलेंगे, यार मुझे ओरेकल तो आता नहीं, मैंने ओरेकल पे तो काम ही नहीं किया, मैंने माई एसक्यूएल पे काम किया है, तो मेरे लिए माई एसक्यूएल आप करा दो। तो इसलिए ओरेकल वालों ने क्या किया, अपने डेटाबेस का एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए लिमिटेड एडिशन, जिसमें नंबर ऑफ फीचर्स थोड़े से कम होते हैं, फुल फ्लेज नहीं होते हैं, वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी जो पुराना वर्जन था वो भी फिर भी कम था। अब नया वाला वर्जन का केवल सेटअप ही लगभग 2 GB का है, फुल फ्लेज वाले का सेटअप ही करीब 7 to 8 GB का है। और उसको इंस्टॉल करना अपने आप में इट इज समथिंग लाइक मोर देन कॉम्प्लिकेटेड देन रादर देन इंस्टॉलिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम। एक लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इट्स अ मच मच मोर लेंदी प्रोसेस। सो इसलिए उन्होंने क्या किया, ओरेकल ने एक लाइट वर्जन दे दिया, और वो ट्रेनिंग के लिए। तो वो ट्रेनिंग के लिए जो लाइट वर्जन दिया, उसकी पावर, उसकी कैपेबिलिटी लगभग लगभग माय ट्रेनिंग पर्पस के लिए वर्जन दिया, उसकी कैपेबिलिटी मायस को लिए उससे लगभग की। जैसे मैंने कहा कि जो कमर्शियल ओरेकल है वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लोड कर सकता है, मतलब उसमें कोई कोई वो लिमिट ही नहीं, जितना आप डाल दो उतना वो स्टोर कर लेगा। जितना डेटा है, जितनी स्पीड है, जितना वेलोसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ डेटा कितना भी हो, और कितने भी कोर का प्रोसेसर हो, 4 कोर हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड में, मैंने कहा 50 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के हम चला रहे हैं, वो भी चल जाएगा, हडूप पे चल जाएगा, क्लस्टर पे चल जाएगा, क्लाउड पे चल जाएगा, हर जगह चल जाएगा। लेकिन जो जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए वो उसमें ये सारे फीचर्स नहीं है। तो हमें तो एसक्यूएल सीखना है ना, हमें तो वैसे भी वो सारे फीचर की जरूरत नहीं है, हमें तो वैसे भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम ओरेकल का एक फ्री वर्जन यूज करेंगे। अल्टीमेटली पैसे तो यहीं से आएंगे ना, पैसे तो आपको यहीं से मिलेंगे। नाउ प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, आर यू कन्विंस कि हम लोग ओरेकल क्यों यूज करेंगे? प्लीज गिव मी कंफर्मेशन नाउ, आर यू कन्विंस कि हम क्यों यूज करेंगे ओरेकल? ऑलराइट, तो आप थोड़ी सीधी बात करते हैं, जो ओरेकल का जो डेमो वाला जो वर्जन है, वो भी सॉफ्टवेयर खुद भी अराउंड 2 GB का है। ये इतना तो सेटअप है, और इंस्टॉल करने के लिए उसको भी बहुत सारे फ्रेमवर्क आपके विंडोज में कंपोनेंट्स और डीएलएल चाहिए होंगे, चाहिए होगा, फिर वो फ्रेमवर्क मांगेगा, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन में भी थोड़ा सा करप्ट हो गया तो आप अनइंस्टॉल करेंगे तो कुछ अनइंस्टॉल होता है, कुछ अनइंस्टॉल नहीं होगा। प्लस प्रॉपरली अगर इंस्टॉल नहीं किया तो विंडोज की फाइल को भी वो करप्ट कर देगा, तो आपका विंडोज भी प्रॉपरली नहीं चलेगा, सिस्टम ही स्लो हो जाएगा, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस ही हो, ये आई हैव सीन दैट कि ये सारे इश्यूज आते हैं। क्यों? आप इसको ऐसे समझिए ना, जो बहुत बड़े काम के लिए रखा गया, एक बहुत बड़ा हथौड़ी लेके आ गए, और एक गोल्ड ज्वेलरी थी, गोल्ड की एक ज्वेलरी थी, उसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना था। इमेजिन करिए, आप एक बहुत बड़ा हथौड़ा लेके आ गए, अब उस हथौड़े से अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी को थोड़ा सा एक पार्ट सीधा करना था, अगर आपने हथौड़े से, बड़े से हथौड़े से गोल्ड की ज्वेलरी पे कर दिया तो क्या होगा? जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं होगा ना, उसका वो पर्पज ही नहीं था, उस इतने बड़े से हथौड़े का काम तो एक बड़े से लोहे को सीधा करना था। अब आप एक बहुत छोटी सी गोल्ड की रिंग थी, उसको थोड़ा सा सीधा करना था जरा सा, तो वो जो उसका ऑप्टिमम यूज है वो नहीं कर पाएंगे हम लोग। और लेकिन मैं फिर भी जबरदस्ती बोलो, नहीं नहीं, उस बहुत बड़े से हथौड़े से हमें उस छोटी से ही काम करना है, तो क्या तो हो तो जाएगा। लेकिन लेकिन क्या, थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ हुआ तो और डैमेज भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए, लेकिन मैंने कहा पैसे तो उसी से आएंगे, जो पैसे तो, मैंने कहा पैसे तो उसी से आएंगे, तो इसका मतलब एक चीज तो बिल्कुल माइंड में करे, सीखना तो है,
सीखना तो वही है, पैसे तो वहीं से आएंगे। तो हमने क्या किया इसके लिए, ओरेकल वालों ने क्या दिया है, सारा सॉफ्टवेयर उन्होंने एक सेटअप किया है क्लाउड पे। क्या यूज किया, क्लाउड पे। तो ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड, तो जो ओरेकल का जो लाइक 10G वर्जन था, 10G का मतलब होता है ग्रिड कंप्यूटिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अच्छा, ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्या आज तक आपने ये जानने की कोशिश करी क्या, अरे यार ये मेरी मेरी ये जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है किस प्लांट में बनती होगी, वहां पे कितनी मेहनत लोग करते होंगे, वहां पे कैसे बनाते होंगे, कितने वहां पे पोल लगे होंगे, कितने वहां पे ट्रांसफार्मर्स ट्रांसमीटर्स लगे होंगे। क्या आप कभी भी इतना इतना सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। जो पावर ग्रिड लगे होते हैं वहां पे कितने कितने वायर्स हो रहे होंगे, कितने वायर में सर्किट हो गया है, इन सब से आपको कोई टेंशन रहती है क्या? नहीं टेंशन रहती है। तो ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि डेटा हम दे देंगे ओरेकल को, वो क्लाउड पे ग्रिड बना के रखेगा, वो संभाल के रखेगा। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कैसे रखा है, जब मुझे डेटा चाहिए तो मिलेगा। मैं जैसे ही लाइट स्विच ऑन करूं मुझे लाइट इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो वहां से कॉन्सेप्ट आता है ग्रिड का। और 10G एंड 11G से ये ग्रिड कंप्यूटिंग आया था। उसके बाद ओरेकल का जो 12 था, 12C में इसको बोला गया क्लाउड। 12C के बाद 18C आया। तो इसका मतलब ये 18C इसी का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, क्लाउड वाले का इम्प्रूवमेंट है 19C। इस समय लेटेस्ट 19C चल रहा है। तो अब इस क्लाउड एंड ग्रिड कंप्यूटिंग की वजह से ही, इसकी वजह से ही ओरेकल वालों ने एक लाइव डमी टेस्टिंग के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए, सीखने के लिए उन्होंने एक अपने क्लाउड पे इंस्टॉल करके दिया हुआ है कि जो रिसर्चर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं। ओके नीलू, फैंटास्टिक। ओके, सो एग्जैक्टली, सो ओके, आप लोग फैंटास्टिक, सो यू ऑल हैव रियली गुड एक्सपोजर ऑफ द इंडस्ट्री, फैंटास्टिक। सो एनीवे, मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग को देखो अल्टीमेटली, अगर बिल्कुल सीधी बात बोले तो प्रैक्टिकल तो हमें ओरेकल पे ही करना है। अब ये जिद है कि प्रैक्टिकल तो ओरेकल पे ही करना है, भले ही पेड हो चाहे जो भी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ओरेकल वालों ने अपने क्लाउड पे वो सेटअप करके दिया है कि आप उस पर टेस्ट करें, यूज करें। तो हमें तो सीखना ही है ना, अभी तो हमें किसी कंपनी का लाइव डेटा तो स्टोर करना नहीं है, isn't it? हमें तो प्रैक्टिकल सीखना है ना। तो प्रैक्टिकल सीखने के लिए उन्होंने कहा आप हमारे क्लाउड पे आ जाओ, हम वहाँ पे सारा क्लाउड पे सेटअप बना के रखे हुए हैं, आप बस आओ और यूज करो। लेकिन उसके लिए आपको ओरेकल पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा, गूगल कहता है आपको मेल भेजना है, ठीक है, मैं आपको फैसिलिटी दूंगा। लेकिन गूगल कहता है मैं मेल भेजने की फैसिलिटी तभी दूंगा जब आप पहले गूगल पे एक अकाउंट बनाएंगे, जीमेल का एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही देखो, पैसे तो यहीं से आएंगे ना, कमर्शियल तो यही यूज हो रहा है ना, तो करना तो यही है। तो इसलिए मैं अभी रिकमेंड करूंगा आप लोग को कि हमें प्रैक्टिकल की शुरुआत करनी है, या तो प्रैक्टिकल की शुरुआत करनी है, हम लोग को सीखना है। तो और एक चीज और देखो, ऐसा नहीं कि ये कोई कंपल्सरी नहीं कि हमें ओरेकल ही चाहिए एसक्यूएल, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये बिल्कुल मेंटली इस चीज को बना लीजिए। ये कंपल्सरी नहीं है कि हमें ये टॉपिक सीख जो हम पढ़ने जा रहे हैं आरडीबी में, इसको करने के लिए इसके लिए ओरेकल ही चाहिए, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन ये मेरा मेरा अपना मानना है कि देखो पैसे तो यहीं से आ रहे हैं ना, इसलिए इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अदरवाइज
ये इसको एज अ नॉर्म्स नहीं मानेगा, डोंट कंसिडर इट एज अ नॉर्म्स कि हमें ओरेकल में ही ये सब कर पाएंगे। नो, दिस इज नॉट अ नॉर्म्स, ये ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है। तो आरडीबीएमएस तो एक सॉफ्टवेयर है ना, तो ओरेकल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ आरडीबीएमएस, ये आरडीबीएमएस का एग्जांपल है, आरडीबीएमएस प्रोडक्ट है, इट्स एन आरडीबीएमएस प्रोडक्ट। हेलो तो यस डियर, सर, कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे ओरेकल को अपने सिस्टम में? ठीक है, ओरेकल ही यूज करेंगे, तो सर डाउनलोड कहाँ से करना है, कॉन्फ़िगर हाँ कैसे हाँ, वो बता इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ब्राउजर ओपन करेंगे, ओपन द ब्राउजर, और यहाँ पे गूगल टाइप कर लेंगे, ओपन द गूगल, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे ओरेकल लाइव एसक्यूएल। क्या टाइप करेंगे, ओरेकल लाइव एसक्यूएल टाइप करेंगे, ओरेकल लाइव एसक्यूएल, और इसको क्लिक करेंगे। देखिए मैंने टाइप किया है ओरेकल लाइव एसक्यूएल, इसको टाइप करेंगे और क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो एक्चुअली मेरा तो अकाउंट बना हुआ है, इसलिए वो अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट आप जब फर्स्ट टाइम पे क्लिक करेंगे तो वो होपफुली इस तरह से ना आए, या यहाँ पे आई थिंक साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा, या तो साइन इन पे क्लिक कर देंगे आप। तो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन आ रहा है। अभी एक्चुअली मेरे तो अकाउंट में लॉगिन हो चुका है, बट वो एक अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, एक अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे अकाउंट क्रिएट करना है आपको, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद राइट उसके अंदर लॉगिन करना है, और जब अंदर लॉगिन कर जाएंगे तो आपका ये पूरा जो ओरेकल है, पूरा ये आपका एक ओरेकल डेटाबेस कॉन्फ़िगर करके क्लाउड पे आपके लिए दे देगा। तो ये आपका कॉन्फ़िगर किया हुआ क्लाउड है ये, लाइक। लेकिन मैंने क्या बोला, ये कमर्शियल यूज के लिए नहीं है, कमर्शियल यूज के लिए नहीं, इसका मतलब जब आप लॉग आउट कर जाएंगे तो जितना भी डेटा आपने इसमें स्टोर किया होगा वो डेटा डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, एनीबडी कैन यू गेस ऐसा क्यों किया उन्होंने, एनीबडी कैन यू गेस ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्यों क्यों लॉग आउट करने पे डेटा डिलीट हो जाएगा, एनीबडी कैन यू गेस, क्या सर ये अंदाजा लगा बिल्कुल सर हो सकता है, तो सर सिक्योरिटी प्रॉब्लम के कारण ऐसा किया गया हो। नो 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 नो, नहीं, अभी मैं बताता हूँ। यस, कोमल ने कोमल ने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, एंड आई थिंक सक्षम ने भी बिल्कुल बिल्कुल सक्षम ने काफी कुछ सही गेस किया। देखिए सिंपल सी बात है, उन्होंने पहले बोला है कि लर्निंग पर्पस के लिए है, क्या ट्यूटोरियल एंड लर्निंग पर्पस के लिए है, राइट। ये कमर्शियल यूज के लिए नहीं है, कमर्शियल के लिए करना है तो उनको पे करिए, उसी से तो ओरेकल को पैसे आएंगे। अगर आप ओरेकल के लिए काम करें तो आपको ओरेकल अगर सैलरी देगा तो वही पैसे से तो देगा। तो दूसरा क्या है कि जब जब भी आप इसमें डेटा स्टोर करेंगे, अगर वो डेटा डिलीट नहीं कर रहा है तब तो क्या वो आप ये अगर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो तो इस तरह में अकाउंट बनाएगा और अपना सारा डेटा यही स्टोर करने लगेगा, तो वो तो परचेस करेगा ही नहीं ना। मुझे बताइए, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, नाउ आर यू कन्विंस विद दैट। तो डेटा भले ही डिलीट हो जाए, लेकिन जो आप कोड टाइप कर रहे हैं, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो भी आप इसमें सिंटैक्स एंड कोडिंग लिखेंगे
वो सब सेव कर देगा, क्योंकि ये आपका अपना कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका अपना खुद का कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपका कोड जो लॉजिक लिखेंगे वो सेव रहेगा, लेकिन ओरेकल आपको वो भी देगा कि आपको अपना लिखा गया कोड वो भी रिमूव करना है कि नहीं करना है, या सेव करना है कि नहीं करना। आप बता देंगे सेव करना है तो सेव करेगा वो आपका कोड, आपके कोड से जनरेट हुआ डेटा नहीं है। अभी कोड और डेटा में क्या डिफरेंस है ये बताएंगे, क्लॉज एंड डेटा में क्या डिफरेंस होता है, विल लेट यू नो। तो जरा जल्दी से अगले जस्ट नेक्स्ट 3 मिनट के अंदर मैं चाहूंगा आप सब बच्चे जल्दी से अकाउंट बना करके लॉग इन कर लीजिए, सो दैट कि हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल का इसमें पार्ट स्टार्ट करेंगे। आई थिंक मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट एक एक पार्ट हम लोग इसमें स्टार्ट करें। और बिलीव मी, मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि देखिए पूरा का पूरा एसक्यूएल आरडीबी मींस ये 98-90% प्रैक्टिकल ही है। आप ये मत सोचिएगा कि केवल थ्योरी से आप सीख जाएंगे, इसमें आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और तो और मैं एक आध दिन के बाद जब ये प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, मैं आपको असाइनमेंट भी कराऊंगा। तो जरा जल्दी से। ओके चेतन, यस यस यस, ऑफलाइन भी है, आप ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन भी जा सकते हैं। अगेन गूगल टाइप करिएगा, लेकिन अगेन मैंने कहा ऑफलाइन वाला मैं एज अ फ्रेशर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा अभी। एज अ ऑफलाइन वाला अभी रिकमेंड एज अ फ्रेशर, पहले एक बार सीख लीजिए ये। और कल भी तो कहता है ये मैं टेस्टिंग के लिए फ्री दे रहा हूँ ना, आप इस पे एक्सपेरिमेंट करिए। और ये बात खुद गूगल ने कही है, मैंने नहीं कहा, ये खुद गूगल ने कहा है कि आप, आई थिंक मैं आपको बिल्कुल बहुत ही बेसिक से एकदम बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और हम ये पूरा एसक्यूएल, पूरा आरडीबीएस का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और इनफैक्ट सारे टॉपिक का आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। मीन्स अब ये ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आपको बताता रहूं आप सुनते रहें एक कहानी की तरह। इट्स नॉट लाइक दैट। देखो पूरा ये टॉपिक मैंने आपको पहले बोला था ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो पूरा जो ट्रेनिंग का सेशन होगा वो पूरे में अब आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा मेरे साथ में। सर मैं आपको पहले समझाऊंगा फिर बताऊंगा, उसके बाद फिर तुरंत आपको मेरे साथ करना होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कोई एरर मुझे बताइए। Simran, I think I have already shown that slide number 6, बट मुझे बताइए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, शैल वी प्रोसीड। ओके रवि, उसके लिए मैं आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो रवि आप क्या करिए, एक नए टैब में फिर से गूगल ओपन कर लीजिए, नए टैब में, ब्राउजर मत बंद करिएगा रवि, ठीक है। नए टैब में, नए टैब में आप क्या करिएगा, अभी वो ब्राउजर मत बंद करिएगा, नए टैब में फिर से गूगल ओपन कर लीजिएगा और गूगल पे टाइप करिए ओरेकल लाइव एसक्यूएल। क्या टाइप करेंगे, ओरेकल लाइव एसक्यूएल, ये टाइप कर दीजिएगा। ऑलराइट रवि, और इसके बाद जो सबसे पहला वाला फर्स्ट लिंक आ रहा है ना ओरेकल लाइव एसक्यूएल, इसको क्लिक कर लीजिएगा। और जो ओरेकल को जब आ रहा है तो फिर ये बिल्कुल टॉप राइट में यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होगा, बस उस साइन इन बटन को क्लिक कर दीजिए और वो अपने आप वो हो जाएगा डन। ओके
Good. Okay. तो इनफैक्ट सर वेलकम. उसके बाद और तो सर उसके बाद क्या है डिक्लाइन और फिर एक्सेप्टेड क्या करें सर एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए. सर एक्सेप्ट पे क्लिक नहीं हो रहा है एक बार मुझे फिर से बताइए क्या आ रहा है स्क्रीन पे आपके. चेक इन करना पड़ेगा. सर हो एग्री का ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक करने हाँ तो के बाद आई, एक्सेप्ट. हाँ आई एग्री बटन पे क्लिक, उसके लिए क्या है, वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, उसको स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे लेके आइए, फिर आएगा आई एग्री एक्टिवेट. सर जैसा आपका इंटरफेस से ऊपर डैशबोर्ड का सेम अच्छा आ गया, बस बस डन डन डन, बस यहीं तक आना है. अब उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा एसक्यूएल वर्कशीट, जरा चेक करिए सब में आ रहा है ये ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन चेक करिए सब में, एसक्यूएल वर्कशीट मिला सबको, उस पर जरा क्लिक कर दिया, मेरे साथ करेंगे सब लोग. प्लीज डू दिस प्रैक्टिकल अलॉन्ग विथ, मैंने कहा पूरा आपको एसक्यूएल आरडीबीएमएस ये पूरा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा. ये इसमें थ्योरी नहीं है, तो प्लीज आप मेरे साथ साथ करते चलिए. इसको जब आप क्लिक करेंगे ओरेकल एसक्यूएल, तो इस तरह का एक एसक्यूएल वर्कशीट मिलेगा, एक एसक्यूएल वर्कशीट मिलेगा. तो यही वो एरिया है जहाँ पे हम अपने कोड, अपने लॉजिक करेंगे. तो जो डिस्क्लेमर आ रहा है उसको एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए. हो सकता है पहली बार हेलो फर्स्ट टाइम पे जब आप, इधर प्लीज, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ये फिर से. अच्छा तो जो आप डिस्क्लेमर वाला ऑप्शन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आई एग्री पे एक्सेप्ट अब कर वो लीजिए. अभी एसक्यूएल वर्कशीट खोलना, उसके बाद कुछ नहीं करना. नहीं नहीं नहीं, बस एसक्यूएल वर्कशीट खोलना है, और एसक्यूएल वर्कशीट का ये जो बॉक्स आ रहा है, हम यहीं पे अपने सारे लॉजिक्स बनाएंगे, पूरे एसक्यूएल की सारी कोडिंग हम लोग यहीं पे करेंगे. ऑलराइट. तो आई थिंक आप सब लोग यहाँ तक पहुँच गए. हम लोग अब इसका आगे का जो प्रैक्टिकल है वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अभी जस्ट आई हैव अनदर सेशन टू स्टार्ट. तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे. ओके सर. ऑलराइट, रेस्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे. बट आई डू बिलीव कि यहाँ तक का प्रैक्टिकल वाला पार्ट आप सबका हो चुका है. और एक चीज़ और, आपके जो फ्रेंड्स अभी नहीं ज्वाइन हो पाए, जो लोग आज नहीं आ पाए, उनको प्लीज जस्ट इन्फॉर्म कर दिए, क्योंकि अब एक दो दिन लेट हो जाएगा तो फिर वो सब्जेक्ट को फिर पकड़ नहीं पाएंगे, फिर छूट जाएगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा. बट अभी इफ दे विल कनेक्ट तो वो इजीली समझ पाएंगे. तो